और ख़रीदारी करके हम लोग घर वापस आ गए। मैं उसी के रक्शे में उसके साथ गई थी। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो रक्षा उसने थोड़ी देर के लिए एक मेडिकल स्टोर के पास रोका। मैंने उससे पूछा कि तुम मेडिकल स्टोर में क्या लेने जा रहे हो? तो उसने कहा कि उसके सर में दर्द है और थोड़ा जिस्म भी दर्द कर रहा है। वो पैनाडोल की गोलियों का एक पत्ता जो है वो वहाँ से लेने जा रहा है। इसके अलावा डिस्प्रिन का भी एक पत्ता ले लेगा, क्योंकि उससे सर दर्द का आराम हमेशा डिस्प्रिन से आता है, और जबकि बदन दर्द के लिए वो पैनाडोल का पत्ता इस्तेमाल करता है। इतना कह कर के वो रक्शे से उतर कर के वहाँ पर चला गया और मैं थोड़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। फिर वो आया, रक्शे में बैठा और हम घर के लिए वापसी के लिए रवाना हो गए। घर में वापस आकर के उसने मुझे साग बनाने के लिए कहा, जो कि हम लोग ख़रीद करके लाए थे, और हम रात की रोटी के लिए, रात के खाने के लिए साग जो है वो बनाने लगे। वो किचन में थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प भी करवा रहा था और मुझे जो है किचन के बारे में समझाता चला जा रहा था, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखनी है। इस तरीके की उसने बहुत सी बातें मुझे की। अब तक का उसका जो रवैया था उससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला था और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझ रही थी कि मैंने अच्छे वक्त में अच्छा फ़ैसला किया और जानी भाई के घर आ गई। इसने वाकई ही मेरे भाई का दोस्त होने का और मेरे भाई होने का पूरा हक अदा किया था, और अब वो बिल्कुल मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे कभी काशिफ़ जो मेरा के भाई था वो मुझे ट्रीट किया करता था। साग बन गया, हम लोगों ने रोटी पकाई और फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद उसने मुझे कहा कि तुम कॉफ़ी पियोगी? तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो उसने कहा कि ये बड़े मज़े की चीज़ होती है, ये चाय की तरह की होती है, तुमने सुना तो होगा। मैंने कहा सुना है लेकिन कभी पी नहीं है। तो उसने कहा कि चलो फिर आज पी लो, ये कॉफ़ी जो है तुम पियो, तुम्हें चाय से ज़्यादा मज़ा आएगा। अब वो अंदर किचन में चला गया और कॉफ़ी बनाने लगा। कॉफ़ी बनाने के लिए वो कॉफ़ी को मग में डाल करके चमची से बहुत ज़्यादा उसको हिला रहा था, और फिर उसमें उसने गर्म पानी और दूध इस किस्म की चीज़ें डाली, यानी कि दूध उसने जो डाला वही गर्म पानी था। तो इस किस्म से उसने मेरे लिए और अपने लिए कॉफ़ी तैयार की। एक मग उसने ला करके मेरे सामने कॉफ़ी का रखा और एक वो खुद पीने लगा। मैंने कभी ज़िंदगी में कॉफ़ी नहीं पी थी। हम लोग तो गांव के लोग थे, लस्सियाँ चाय वगैरह पीने के आदी थे, लिहाजा मैंने पहली बार कॉफ़ी की चुस्की ली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये चाय की तरह थी लेकिन ये चाय जैसी नहीं थी, थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। बहरहाल मैंने कॉफ़ी का वो मग जो है वो खाली किया और फिर जो है मुझे नींद आने लगी। उसने मुझे कहा कि शायद तुम क्योंकि थकी हुई हो और तुम्हें आराम करने के बावजूद भी जो है वो अभी, क्योंकि तुम जैसे ही सो कर के उठी थी मेरे साथ बाज़ार चली गई थी और तुम आई भी सफ़र से थी, तो शायद इस वजह से तुम्हें जो है वो नींद आ रही है। मैंने कहा नहीं, असल में मसला ये है कि तुम्हें तो पता है कि हम लोग गाँव के रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग तो रात को 8-9 बजे के बाद सो जाते हैं और सुबह भी जल्दी उठते हैं, तो शायद इसलिए मुझे नींद आ रही है। तो उसने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा कमरा तुम्हारे लिए हाज़िर है, जा कर के सो जाओ। अब मैं अपने कमरे में आई और आकर के फिर मैं उसी बिस्तर पर लेट गई जहाँ पर मैं दिन में सोई थी। थोड़ी ही देर में मैं गहरी नींद में चली गई और मुझे जो है इर्द गिर्द का कुछ होश ना रहा। ऐसा लगता है मैं वाकई बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए बहुत ही गहरी नींद सो गई और इर्द गिर्द का कुछ होश नहीं था। सुबह उठी तो बड़ी अजीब सी तबीयत थी। जिस्म था टूट रहा था, हड्डियाँ थी दर्द कर रही थीं, जिस्म बिल्कुल बेजान था, चलने भी नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सुकून की नींद करने की बजाय बहुत ज़्यादा कोई लंबी रेस से भाग कर के आई हूँ, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत का काम किया है। मुझे बहुत ज़्यादा थकन सी महसूस हो रही थी। ये बात जब मैंने काशी को रिजवान को बताई तो रिजवान कहने लगा कि पता नहीं ऐसा क्यों है। बहरहाल अगर तुम्हारा भी जिस्म दर्द कर रहा है तो पैनाडोल की एक गोली खा लो तुम, और तुम्हें इससे जिस्म दर्द में आराम मिलेगा। उसने मुझे चाय बना कर के दी और साथ में पैनाडोल की गोली दी, और साथ में उसने मेरे लिए कुछ अंडे पराठे वगैरह बनाए जो कि नाश्ते के लिए उसने तैयार किए थे। मुझे नाश्ता दे करके उसने मुझे घर में रहने के लिए कहा और ख़ुद वो रिक्शा लेकर मज़दूरी करने के लिए निकल गया। उसने कहा कि तुम घर में रहना, घर में खाने वगैरह की सारी चीज़ें पड़ी हैं, दिन में अपने लिए रोटी बना लेना, रात वाला साग भी पड़ा है, अगर कुछ नया बनाना चाहो तो दालें वगैरह भी सब मौजूद हैं, तो तुम बना लेना, अपने लिए जो भी इंतज़ाम करना हुआ कर लेना।
और मैं जो है इस वक्त रक्षा लेकर के जा रहा हूँ। शाम तक मैं मज़दूरी करूँगा और वापस आऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अब पहले मैं अकेला था तो मैं बहुत कम कमा कर भी अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो जब तक काशिफ रिहा नहीं हो जाता तुम्हारी ज़िम्मेदारी मुझ पर है, और मुझे तुम्हारे लिए और अपने लिए दोनों के लिए पैसे कमाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। मैंने भी उसे नेक दुआओं के साथ रुखसत किया और वापस आ गई, और फिर मैं आकर के अपने एक कुर्सी पर, एक सोफ़े पर बैठ गई और फिर मैं कुछ सोचने लगी। मैं आपको बताऊं कि मैं एक लड़की थी, अगरचे मैं गांव की पैदावार थी, लेकिन मैं 21 साल की एक नौजवान लड़की थी। और फिर 21 साल की एक नौजवान लड़की जो कि सब कुछ समझती होती है, समझदार होती है, उसे हर चीज़ का पता लग चुका होता है। पता नहीं रह रह करके मुझे ऐसा क्यों आ रहा था कि मेरे साथ रात में कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या गलत हुआ है इस बात का मुझे नहीं समझ आ रही थी। एक बात तो मुझे समझ थी कि लड़की के साथ क्या गलत हो सकता है, और फिर कौन? जानी भाई? नहीं यार, उसने तो मुझे बड़े बुरे वक्त में सहारा दिया था। वो बिल्कुल भाई की तरह मेरे साथ बातचीत कर रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे अंदर का वहम हो, मैं किसी वहम का शिकार हो गई हूँ, क्योंकि मैं अब अपने भाई के जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह गई थी, तो लिहाजा ऐसी बातें हो सकता है मेरी जहन की पैदावार हों, और मैं ऐसा फ़र्ज़ कर लिया हो या सोच लिया हो कि रात में जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो जानी भाई ने मेरे साथ कुछ किया। ऐसा मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि अगर जानी भाई ने ऐसा कुछ किया होता तो ज़रा तो उनके चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी, कुछ उनकी हाव भाव से मालूम हो जाता, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल कुछ उनके चेहरे पर महसूस नहीं हो रहा था। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मेरे साथ बात की थी, मुझे खाना वगैरह तैयार करके दिया था, और फिर वहाँ काम के लिए भी चले गए थे। अगर उन्हें वाकई कोई ऐसी बात होती, मेरे अंदर उनके लिए कोई दिलचस्पी होती, या वो जो है वो मुझे कुछ और निगाह से देख रहे होते, तो उन्हें काम पे जाने की ज़रूरत क्या थी? वो यहीं रह जाते, कहते चलो मुफ्त का माल हाथ लगा है। लेकिन बस फिर मुझे अपनी सोच पर अफसोस होने लगा। नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि कल मैंने सफ़र किया था और फिर थोड़ी सोई थी, और फिर मैं जानी भाई के साथ बाज़ार चली गई थी, शायद उस वजह से मैं जब वापस आई हूँ तो थकावट है। गांव के माहौल में कुछ शहर के माहौल में फ़र्क होता है। यहाँ पे कहते हैं कि ताज़ा हवा की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से मेरे जिस्म में दर्द वगैरह हो सकता है। खुद जानी भाई भी तो कह रहे थे ना कि उनके सर में दर्द है, उन्होंने पेनाडोल की गोलियां ली थी, डिस्प्रिन का पता लिया था, तो शायद यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे उनको अगर तकलीफ़ हो सकती है तो मुझे क्यों नहीं हो सकती? मैं कोई लोहे की तो बनी हुई नहीं हूँ। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, मैं इंतहाई खूबसूरत थी, गांव की लड़की थी, मेरा रंग गोरा था, जिससे मेरा बहुत मुतनासिब था, देखने वालों को मैं पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जानी भाई और काशी भाई, ज़ाहिर बात है कि वो मुझे भाई की नज़र से ही देखते थे, और मैं जो सोच रही थी बहरहाल वो गलत था, और मैं अपने ख़यालात पे खुद शर्मिंदा हो रही थी कि मैंने जानी भाई के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया। शाम को मगरिब के करीब जानी भाई वापस आ गए, और फिर उन्होंने मेरे लिए कुछ फ्रूट वगैरह लाया था जो कि उन्होंने मुझे काट करके दिया। हम इसी तरीके से रात के खाने की तैयारी करने लगे, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आज अच्छी दिहाड़ लगी है, और वो मेरे लिए जो है वो फ्रूट लेकर के आए हैं। उस रोज़ भी हम लोग खाना वगैरह खा कर के सो गए, और मुझे उन्होंने कॉफ़ी के लिए और चाय के लिए पूछा, तो मैंने चाय के लिए कहा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी तो लगी थी, लेकिन मैं अब कॉफ़ी पीना नहीं चाह रही थी। पता है क्यों जो है वो चाय में जो मन लगता था वो कॉफ़ी में नहीं लगता था। लिहाजा उन्होंने मेरे लिए चाय और अपने लिए कॉफ़ी तैयार की, और फिर मैं चाय पी करके अपने कमरे में चली गई और जा कर के लेट गई। अब की बार भी लेटते ही मुझे नींद आ गई और मैं फिर सो गई।
अगली सुबह मैं उठी तो मैं अब ये महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि क्या अब भी मेरे जिस्म में दर्द है या अब भी मुझे चलने में रुकावट हो रही है या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं अपने आप को जो है वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैंने कल महसूस किया था। लेकिन एक बात जो है वो तय थी कि कल वाली रात वाक़ई जो है वो मुझे या तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी या कुछ हुआ था। बहरहाल मैं दोबारा जो है उन्हीं ख़यालात को दोबारा सोचने लगी थी, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि बस ये वहम है और मेरा इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर इसी तरह दिन रात वहीं पे गुज़रने लगे। इस दौरान हम लोग जो है वो एक मुलाकात भी काशी भाई के साथ कर आए। काशी भाई को शहर की जेल में ही शिफ्ट किया गया था, जो कि इसी शहर में थी जिस शहर में हम लोग रह रहे थे। इसलिए मुलाकात का दिन हमें पता चल चुका था और मुलाकात का टाइम भी हमें पता चल चुका था। हम लोग एक दफ़ा मुलाकात कर आए थे। काशी भाई इस बात पे बड़े खुश हुए थे कि मैं जानी की तरफ आ गई थी और जानी ने जो है वो मुझे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह रखा हुआ था। अब काशी भाई से मिलकर के हम लोग वापस आ गए और फिर इसी तरीके से टाइम गुजरने लगा। उधर चौधरी के बेटे का भी कुछ पता लग गया था। उसे होश तो नहीं आया था, उसके बारे में ये बताया गया था कि वो कोमा में चला गया है। अब अगर उसकी जान बच गई तो मेरा भाई बच जाएगा, लेकिन अगर उसकी जान गई तो मेरे भाई के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और वकील वगैरह जो भी लोग थे वो उम्र कैद या फिर सज़ाए मौत के बारे में बात कर रहे थे, जो कि मैं सुनना नहीं चाहती थी। मैंने जानी भाई से अपने भाई के लिए वकील करने के लिए कहा तो उसने कहा कि अभी नहीं, अभी चौधरी के बेटे को होश नहीं आया है और तुम्हारा भाई अभी जो है वो केस नया है, वो जेल की हवालात में है। जब इसको थोड़ा सा ये चीज़ें जो है पेशियाँ डलनी शुरू होंगी और जब जो है वो वकील का तकाज़ा किया जाएगा तो हम तुम्हारे भाई के लिए फिर कोई ना कोई वकील करेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और ये कहा कि अभी वकील नहीं कराएंगे और फिर मैं उनके साथ घर आ गई। दिन रात इसी तरह से गुजरने लगी, लेकिन अब मेरी फीलिंग जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही थी। पता नहीं ये वहम था या हकीकत थी, लेकिन अब मैं जब भी रात को सो कर के सुबह उठती मैं इंतहाई थकावट महसूस करती। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत से लोगों ने मिलकर मुझे लताड़ दिया हो, बहुत से लोगों ने मिलकर मुझे मारा या पीटा हो, मुझ पर डंडे बरसाए गए हों और मेरी तबीयत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मेरी इस सिचुएशन को देख करके जानी भाई भी परेशान रहने लगे और वो मुझे आए दिन कभी न किसी डॉक्टर के पास ले जाते, कभी किसी डॉक्टर के पास। मुझसे ताकत की दवाइयाँ वगैरह इस किस्म की बहुत सी चीज़ें जो है वो मेरे लिए लाने लगे। फ्रूट मुझसे जो है मेरे लिए अच्छे लाने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी रोज़ाना मेरे साथ यही हो रहा था कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये गड़बड़ क्या है ये मुझे पता नहीं चल रही थी। मेरे मन में एक बात आ रही थी कि सदफ कुछ है जो तुमसे छूट रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो है सही लेकिन तुम्हें उसकी समझ नहीं आ रही है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। जिस तरफ मैं सोच रही थी मैं असल में उस तरफ सोचना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई बदतमीज़ी बदतहज़ीबी कर रहा है, कोई ऐसी बात मेरे साथ हो रही है कि जिसको मैं सही माने में समझने से कासर थी और उसको सही माने में मैं बयान नहीं कर पा रही थी। मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में अगर ये लफ्ज़ अदा करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि जानी भाई मेरे साथ कुछ गलत करता है, लेकिन कैसे, कब, मुझे क्यों नहीं पता चलता। फिर मुझे कुछ ख़यालात और आने लगे कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसने मुझे कुछ ऐसा खिला देता हो या कुछ ऐसा पिला देता हो जिसके खाने और पीने के बाद मुझे अपनी होश ना रहती और मैं सुबह तक बेसुर्त पड़ी रहती हूँ और सीधा सुबह ही जा कर के उठती हूँ। ऐसे हालात हो सकते थे, ऐसी बात हो सकती थी, लेकिन इसका भी तो कोई प्रूफ नहीं था। घर बार में सिर्फ दवाई के नाम पर दो ही चीज़ें मुझे नज़र आती थी, एक पैनाडोल का पत्ता और एक डिस्प्रिन की गोलियों का पत्ता, जिसमें से भी कभी कभार सर में दर्द होने पे या जिस्म में दर्द होने पे मैं या जानी भाई खा लेते थे। उसके अलावा कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी कि जिसको मैं कोई ऐसा नाम दे सकूं। मैंने जानी की कई बार जेबों की तलाशी भी ली थी कि उसके जेब में शायद कोई ऐसी दवाई हो जो कि
बेहोशी के लिए हो या फिर कोई ऐसे कोई मेडिसिन जो कि मेरे लिए ख़तरनाक हो, लेकिन ऐसा कुछ भी तो साबित नहीं हुआ था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि जानी की जेबों से मिली हो। मैं इस बात को लेकर के बेहद परेशान थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ होता क्या चला जा रहा है। अब मैंने एक ही चीज़ सोची और वो ये सोची कि रात को जो मैं खाना खाती हूँ या चाय पीती हूँ, रात के सोने से पहले जो चीज़ें मैं खाती और पीती हूँ, अगर मैं उनको अवॉइड करूँ तो उसमें क्या होगा? उसमें यही होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि ये है या नहीं है, जो मैं सोच रही हूँ उसमें कुछ हकीकत है या नहीं है। लिहाजा उस रोज़ मैंने पेट में गैस का दर्द का बहाना किया और रात का खाना नहीं खाया। मुझे चाय जानी बाई ने पूछी तो मैंने चाय भी पीने से इनकार कर दिया और मैंने यही बताया कि मेरा कुछ मन खाने को नहीं चाह रहा है। हत्ता कि मुझे भूख थी, लेकिन मैंने अपनी भूख होने के बावजूद भी खाने के लिए इनकार कर दिया। हाँ, इतना है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि जब मुझे पता था कि आज रात को मैंने भूख काटनी है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, तो मैंने दिन में दबा कर खाया था। और मैंने कुछ बची हुई रोटी जो थी वो बाद में भी खाई थी, यानी कि दोपहर के खाने के बाद भी, जिससे मेरे पेट पे इतना आसरा था कि मैं अब रात भर जो है वो उस पे गुजारा कर सकती थी। भूख थी लेकिन इस कदर ज़्यादा तेज़ नहीं थी। अगर मैं चाहती तो मैं उसी रोटी पे गुजारा कर सकती थी। लिहाजा मैंने जानी बाई से चाय और रोटी का तकाज़ा नहीं किया और चुपचाप जा कर के अपने कमरे में लेट गई। जानी भाई ने खाना खाया, चाय वगैरह पी या जो भी अपनी कॉफ़ी बना के पी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे पहले सोने के लिए चली गई थी कि उन्होंने कॉफ़ी पी या फिर चाय पी। मैं सोने के लिए लेट गई और फिर मुझे जो है उस रात जो है वो नींद आ गई, और जैसे कि मैं बड़ी पुरसुकून नींद सोने की आदी थी, उस रात भी मुझे बड़ी ही पुरसुकून नींद आई। पुरसुकून नींद सोने के बाद सुबह जब मैं जागी तो अब मैं अपनी तबीयत को नोट करने की कोशिश कर रही थी। सुबह जब मैं जागी तो मुझे पता चला कि वाकई वही हालत है। मेरा जिस्म बिल्कुल टूटा टूटा सा था, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा या तो मारा है या बहुत ज़्यादा लताड़ा है। अब इस सिचुएशन को मैं बिल्कुल समझने से कासर थी। जो मेरा शक था वो भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं खाना नहीं खाई थी, मैंने चाय नहीं पी थी, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली थी कि जिससे मुझे ऐसा महसूस हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। घर में कोई मेडिसिन ऐसी नहीं थी कि जिसमें मुझे ऐसा महसूस हो कि कुछ ऐसा हुआ होगा। लिहाजा सुबह उठ कर के मैंने तगड़ा नाश्ता किया, अच्छी हंसी चाय पी और फिर मैं इन बातों को भुलाने लगी। फिर मैं यही समझने लगी कि ये शहर में मौसम का फ़र्क है। मुझे यहाँ पर जो है वो जब से मैं आई हूँ या शायद मौसम की तब्दीली जो है वो मुझे रास नहीं आ रही है, और ये जो भी तकलीफ़ है, ये जब भी मैं रात को सोती हूँ तो मुझे कोई ऐसा है कि मुझे ये तकलीफ़ हो जाती है। कोई ऐसी बीमारी ना शुरू हो गई हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो गई हो कि जो मुझे यहाँ पे आकर के लग गई हो और मुझे अभी तक उसका पता ना हो। लिहाजा मैंने जानी बाई से जब अपनी इस कैफ़ियत का ज़िक्र किया तो उन्होंने मेरी खून की रिपोर्ट कराने के लिए कहा, मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए कहा, और वो मुझे अपनी निगरानी में हॉस्पिटल लेकर के गए। वहाँ पर हमने ब्लड रिपोर्ट वगैरह करवाई, लेडी डॉक्टर से मिली और मैंने लेडी डॉक्टर को सब कुछ बताया। लेडी डॉक्टर ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम जो है यहाँ पर मेरे पास आई हो, मैं तुम्हें दवाई वगैरह लिख देती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी चेकिंग करनी पड़ेगी। जानी उस वक्त हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था और मैं लेडी डॉक्टर के कमरे में थी। तो लेडी डॉक्टर मुझे एक अलहदा तरफ ले गई और वहाँ पर उसने जा कर के मुझे लेटने के लिए कहा, और फिर उसने कहा कि देखो बेटी, तुम मेरी बेटियों की जगह पर हो, मैं तुम्हारी जो है वो मुकम्मल चेकिंग करूँगी और फिर तुम्हें चेकिंग करने के बाद बताऊँगी कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है और ये क्या मेडिकल इशू है तुम्हारे साथ। क्योंकि मैंने भी डॉक्टर को कोई बात छुपाई नहीं थी, मैंने सारी बात डॉक्टर को बता दी थी। अब उस लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप करना शुरू किया और फिर उसने मुकम्मल चेकअप करने के बाद मुझे अपने साथ वापस चलने के लिए कहा। जानी को ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर लेडीज़ का चेकअप हो रहा था तो अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। वो हॉस्पिटल में बाहर ही बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। जिस डॉक्टर से चेकअप करवाया उसका नाम फौजिया था और वो तकरीबन 50-55 साल की रही होगी, काफ़ी तजर्बाकार मालूम होती थी। वो मेरे पास आई और फिर उसने मुझे कहा,
उसने कहा, देखो बेटी, मैंने तुम्हारा बड़ी अच्छी तरीके से चेकअप किया है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रही हूँ, तुम वर्जिन हो, यानी तुम अभी तक कुंवारी हो, ये तो बात क्लियर है। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम ये जो बता रही हो कि डेली तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तो इस बात की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल तुम्हारे ब्लड सैंपल्स वगैरह जो हैं वो हमने ले लिए हैं और ये जल्द ही तुम्हारी खून की रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे ही तुम्हारी रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें कोई बीमारी हो रही है। सब कुछ जो है वो तुम्हें खून की रिपोर्ट आने पर पता चल जाएगा। तुम 2 से 3 दिन में यहाँ मेरे पास आ जाना, तुम्हारी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी होगी और उस वक्त जो है वो मैं तुम्हें तुम्हारी मुकम्मल कंडीशन के बारे में बताऊँगी। मैं ये जानकर खुश हुई थी कि मैं कुंवारी थी और मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लिहाजा मैं वहाँ से बाहर निकल आई और जानी बाई को साथ लेकर के मैं वापस घर आ गई। अब तो जानी बाई पर किसी किस्म का कोई शक नहीं रहा था और मुकम्मल तौर पर हर किस्म का शक जो है वो जानी बाई से मुझे दूर हो गया था। अब मैं यही समझ रही थी कि मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवा लिया है, कोई ना कोई बीमारी ही होगी जो मुझे यहाँ शहर में आकर के लग गई है और जिसकी वजह से मैं जो है वो इस कदर जो है वो किसी पेचीदा मर्ज़ का शिकार हो रही हूँ कि मैं सोती तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन जब मैं उठती हूँ तो मुझे जो है वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे साथ कोई बहुत ज़्यादा जुल्म या ज़्यादती हुई है। 3 दिन गुज़र गए और 3 दिन बाद मैं उस लेडी डॉक्टर के पास पहुँच गई जहाँ से मुझे अपनी ब्लड रिपोर्ट लेनी थी। अब भी जानी भाई को बाहर हॉस्पिटल में ही एक बेंच पर बिठाया और फिर मैं जब उस डॉक्टर के पास गई तो उस डॉक्टर ने जो है मुझे मेरी रिपोर्ट दिखाई। उसने बड़ा एक अजीबोगरीब इंकशाफ किया। उसने कहा, देखो सदफ़, तुम हो तो कुंवारी, ये मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे तुम्हारी कुंवारेपन में कोई फ़र्क आया हो, तुम अभी तक कुंवारी हो, ये बात तो 100% तय है। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है जो कि यहाँ पर तुम्हारी रिपोर्ट में आई है। सदफ़, तुम्हें नशा दिया जाता है। ये बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल गई। डॉक्टर थी और मेरी रिपोर्ट में बता रही थी कि मुझे नशा दिया जाता है, तो मैं इस बात को लेकर के खामोश तो नहीं रह सकती थी। तो मैंने कहा, मैडम, मैंने तो जैसा कि आपको बताया खाना भी छोड़ा, चाय भी छोड़ी, भूखी रहकर भी मैंने एक रात देखा, लेकिन मुझे कोई ऐसा जो है वो नशा नहीं दिया गया। मैं तो उस रात, मतलब कि अगर मुझे उस रात भी जब मैं सुबह सो कर के उठी तो मेरी यही हालत थी। तो मुझे आप ये बताएं कि मुझे फिर ये नशा कब दिया जाता है, किस वक्त दिया जाता है? उसने कहा, देखो बेटा, बात ये है कि मैं तो इतनी ज़्यादा गहराई में जा नहीं रही। रिपोर्ट में एक बात आई है कि तुम्हें नशा दिया जाता है और इस नशे का तल्लक जो है वो तुम्हारे बेहोश होने से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दी जाती हो जिसको खाने के बाद या फिर लेने के बाद तुम बेहोश हो जाती हो और तुम्हें इर्द गिर्द के माहौल की बिल्कुल ख़बर ना रहती हो, और फिर रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने किया, तुम्हें क्या पता, क्या ख़बर। इसलिए ज़रूरी यही है कि तुम इस बात की छानबीन खुद करो कि तुम्हें ऐसा क्या दिया जाता है या क्या नहीं दिया जाता है, या तुम्हारे साथ कौन है जो ऐसा कर रहा है। जैसा कि तुमने बताया कि तुम अपने एक मुंह बोले भाई के साथ रहती हो जिसका नाम जानी है और उसके अलावा घर में और कोई नहीं है, तो सारी बात है कि फिर जानी के अलावा ये हरकत किसी की नहीं हो सकती कि वही तुम्हें कोई नशा आवर चीज़ देता है और उसके बाद वो उससे नशा आवर चीज़ को देने के बाद वो तुम्हारा कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। मैंने कहा, मैं तो क्या कह सकती हूँ, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर जानी भाई ऐसा कर रहे हैं तो क्यों। अब वो क्योंकि बुज़ुर्ग औरत थी और उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा थी, तो उसने कहा, देखो बेटा, बात ये है, अकेली लड़की जो है वो खुली तिजोरी की तरह होती है। तो तुम जितना मर्ज़ी किसी को भाई बनाओ, किसी को बाप बनाओ, किसी को अंकल बनाओ, लेकिन याद रखो कि कोई भी आज के दौर में सगा माँ बाप जो होता है या भाई सगा जो होता है या बहन सगी जो होती है, उसके अलावा कोई भाई नहीं होता, कोई बहन नहीं होती, कोई माँ बाप नहीं होता। लिहाजा अब इस बात की छानबीन तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि
ये तुम्हें नशा देता होगा या फिर तुम्हें जो है वो कुछ ऐसी चीज़ खिलाता पिलाता होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारी रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया है कि तुम्हारे खून में नशे के कुछ अंश या कोई ऐसी चीज़ पाई गई है जो कि ज़्यादा क्लियर नहीं है। यानी वो जो भी चीज़ है आर्जी है, यानी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो अपने असरात 2, 4, 5, 10, 3 महीने तक तुम्हारे अंदर छोड़े। वो शायद कोई ऐसी चीज़ है कि जो तुम्हें सिर्फ रात भर के लिए जो है वो बेहोश करती है, या रात भर के लिए उस नशे का असर तुम पे होता है और सुबह जब तुम सो करके उठती हो। अब मैंने ना लेडी डॉक्टर से, फौजिया से, मैंने एक और बात पूछी। मैंने कहा डॉक्टर साहबा मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आप कहती हो मैं वर्जिन हूँ, मैं कुंवारी हूँ, आपने मेरा चेकअप किया है, ऊपर से आप ये कह रहे हो कि ये सब कुछ भी है, तो मुझे आप कंफ्यूज कर रही हो, ये तो डबल माइंडेड बात है। उसने कहा देखो बेटा, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि जानी पर कोई शक किया जा सकता है, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे केस में क्या हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके कहे के मुताबिक अब पूरा ध्यान रखूँगी और कोशिश करूँगी कि मुझे कोई ऐसा नशावर चीज़ ना दी जाए। अब मैं वहाँ से उठी और अपनी रिपोर्ट उठा कर के वहाँ से बाहर निकलने लगी। मैं दरवाजे तक पहुँची तो मुझे डॉक्टर फौजिया ने आवाज़ दी, सदफ़ रुको 1 मिनट। मुझे एक चीज़ लगती है, डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सोते में कुछ सूंघा दिया जाता हो और उससे तुम बेहोश हो जाती हो। तुम्हारे उस सूंघाने के बाद जब तुम बेहोशी में चली जाती हो, ऐसा मुमकिन हो सकता है। इसीलिए क्योंकि वो सूंघाने वाली चीज़ जो है वो तुम्हारे नाक के ज़रिए से उसका असर दिमाग तक जाता है और तुम्हारा दिमाग सुबह तक के लिए सो जाता है और बिल्कुल तुम्हें किसी इर्द गिर्द किसी चीज़ का होश नहीं रहता। तो ये मुमकिन हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी चीज़ क्लोरोफार्म या एनेस्थीसिया टाइप कोई ऐसी चीज़ दे करके ये लोग ये जानी या फिर कोई तुम्हें बेहोश करता हो और फिर तुम बेहोशी की हालत में चली जाती हो और तुम्हें जो है इर्द गिर्द की कुछ खबर ना रहती हो। सुबह तक एनेस्थीसिया या क्लोरोफार्म का असर ख़त्म हो जाता है। दवाई का असर ख़त्म होने के बाद तुम होश में आ जाती हो और तुम्हें कुछ भी याद ना रहता हो, और उसके बाद तुम्हारी हड्डियों में दर्द, तुम्हारे जिस्म में दर्द, और ये कंडीशन हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही, मैं अब भी ये नहीं कह रही कि जानी ऐसा करता होगा, लेकिन ऐसा इम्कान है। अगर वो बेहोशी के अंश तुम्हारे खून के रिपोर्ट में पाए गए हैं तो वो इसीलिए ज़ाहिर नहीं है कि वो बेहोशी कोई इंजेक्शन लगा कर नहीं की जा रही, तुम्हें कुछ खिला कर या पिला कर नहीं की जा रही। अगर तुम्हें इंजेक्शन के ज़रिए से या कुछ खिला कर या पिला कर बेहोश किया जाए तो ज़ाहिर बात है कि उसका खून में असर आएगा। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ कोई रुमाल या कोई ऐसी चीज़ सूंघा करके बेहोश कर दिया जाए तो वो उसी वक्त तक असर रहेगा जब तक तुम बेहोश रहोगी। जैसे ही तुम होश में आओगी उसका असर भी जाता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। डॉक्टर फौजिया की बात ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मैं अब क्या कहती। एक तरफ डॉक्टर फौजिया ने मुझे एक कुंवारी लड़की करार दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है, और दूसरी तरफ मैं एक जो है और ख़दशे का इजहार वो कर रही थी कि तुम्हारी रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है कि तुम्हें कोई नशावर चीज़ जो है वो दी जा रही है, चाहे वो सूंघने के ज़रिए से ही सही। लेकिन मेरी समझ में अब ये बात नहीं आ रही थी कि ये चल क्या रहा है। इन तमाम बातों को लेकर मैं परेशान थी और इन्हीं बातों को जहन में सोचते हुए मैं डॉक्टर फौजिया के क्लिनिक से, हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। जानी हस्बे रवायत वहाँ बार बेंच पे बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे बार आते ही जानी ने मुझे अपने साथ लिया और फिर हम जानी के रिक्शे में ही घर आ गए। मुझे घर में उतार कर जानी मज़दूरी करने के लिए निकल गया और फिर मैं सारी दिन बैठकर इसी बात को सोचती रही कि डॉक्टर फौजिया की बात को मैं क्या अहमियत दूँ। एक तरफ उसने मुझे एक कुंवारी लड़की करार दिया है कि जिसके साथ कुछ ऐसी हरकत नहीं हुई है कि जिसमें वो उसका कुंवारापन जाता रहे, और दूसरी तरफ डॉक्टर फौजिया ये कह रही है कि तुम्हें शायद
कोई ऐसी बेहोशी की दवाई है जो देती जा रही है। अगर सवाल ये है कि मुझे कोई बेहोशी की दवाई दी जा रही है तो उसका जानी को क्या फ़ायदा है। बेहोशी की दवाई अगर मुझे जानी दे भी रहा है तो सवाल ये पैदा होता है कि बेहोशी की दवाई देने के बाद फिर वो मेरे साथ कुछ गलत करता क्यों नहीं। वो मेरे साथ अगर कुछ गलत करता तो ये पता चलता ना, इसकी रिपोर्ट आती, मुझे पता चलता कि मैं अब कुंवारी नहीं रही तो मैं उस पर सीधा सीधा इल्ज़ाम भी लगा सकती थी। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि सांप भी मर चुका था और लाठी भी टूट चुकी थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बात को लेकर के मैं सारा दिन सोचती रही। एक लम्हे के लिए सोचा कि जानी आए तो मैं खुद जानी से इस बारे में बात करूँ।